जिस शहर में सुबह की आरती के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत की सीटी भी गूंजती थी, वहीं एक बच्चा चुपचाप तय कर रहा था कि वह डर को अपना धर्म नहीं बनने देगा। एक तरफ स्कूल की घंटी जो वफादारी सिखाती थी, दूसरी तरफ गलियों में फुसफुसाहट जो आज़ादी का नाम लेते ही दबा दी जाती थी। और इसी टकराव के बीच नागपुर की धूल में एक लड़का अपने भीतर एक ऐसी आग पाल रहा था जो बाद में लाखों लोगों की चाल ढाल, अनुशासन और सोच को बदल देगी। उसका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। 1 अप्रैल 1895, नागपुर। उस समय यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं था, यह ब्रिटिश राज की निग्र आनी में धड़कता हुआ एक प्रयोगशाला सा था, जहां हर उत्सव पर पुलिस की नज़र, हर सभा पर शक और हर तेज आवाज पर सजा तय थी। हेडगेवार का परिवार मध्यम वर्गीय था, पर जीवन की सबसे बड़ी चोटें अक्सर वर्ग नहीं देखतीं। केशव जब बहुत छोटे थे तभी माता पिता का साया उठ गया। बचपन का वह खालीपन जो किसी भी बच्चे को तोड़ सकता था, उनके भीतर एक अलग तरह की कठोरता बनकर बैठ गया। घर की दीवारें वही थीं, पर भीतर का सहारा बदल चुका था। अब उन्हें किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी बड़े उद्देश्य की जरूरत थी, ऐसा उद्देश्य जो अकेलेपन को दिशा दे सके। नागपुर की गलियों में उस दौर का भारत दिखाई देता था। कहीं मंदिरों के बाहर जूते उतारते लोग, कहीं छावनी की तरफ जाते अंग्रेज अफसर और कहीं बाजा रग में बैठे व्यापारी जो हर नई अफवाह पर दाम बदल देते। पर सबसे तेज चीज थी अपमान की हवा। यह अपमान रोजमर्रा का था, अदालतों में, स्कूलों में, दफ्तरों में और कभी-कभी तो बस सड़क पर चलते हुए भी। केशव ने इसे बहुत जल्दी पहचान लिया। वह उन बच्चों में नहीं थे जो सिर्फ किताबों में दुनिया ढूंढते हैं, वह उन बच्चों में थे जो दुनिया को किताब बनाकर पढ़ते हैं और फिर उसे बदलने की जिद पकड़ लेते हैं। उनकी पढ़ाई नागपुर में शुरू हुई। स्कूल का पाठ्यक्रम अंग्रेजी शासन की जरूरतों के मुताबिक था। इतिहास में विजेता वही, सभ्यता वही और आदर्श वही जो सत्ता चाहती थी। लेकिन केशव के भीतर एक सवाल बार बार उठता, अगर हम इतने ही कमजोर हैं तो फिर हमारे त्योहारों से अंग्रेज क्यों डरते हैं? अगर हमारी एकता असंभव है तो फिर हर जगह फूट डालने की कोशिश क्यों होती है? यह सवाल धीरे धीरे उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया और यही सवाल उन्हें भीड़ से अलग करता गया। किशोर केशव में एक खास बात थी, अनुशासन। वह शर ईयर से भी मजबूत होना चाहते थे और मन से भी। उस समय भारत में शारीरिक प्रशिक्षण को अक्सर सिर्फ खेल समझा जाता था, पर केशव के लिए यह आत्मसम्मान की तैयारी थी। वह जानते थे कि गुलामी सिर्फ कानून से नहीं चलती, वह डर से चलती है, और डर को तोड़ने के लिए शरीर और मन दोनों का खड़ा होना जरूरी है। नागपुर में रहते हुए उन्होंने स्थानीय गतिविधियों, व्यायाम और संगठनात्मक कामों में रुचि ली। यह रुचि आगे चलकर उनका पहचान बनने वाली थी, पर तब यह बस एक बेचैनी थी, कुछ कर गुजरने की बेचैनी। फिर आया वह दौर जब देश में राजनीतिक चेतना तेज हो रही थी। बम, गाल विभाजन की खबरें, स्वदेशी की लहर और जगह जगह उठती आवाजें, ये सब नागपुर तक भी पहुंचती थीं। केशव के लिए यह सिर्फ समाचार नहीं था, यह संकेत था कि समय बदल रहा है। लेकिन समय बदलने के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी ताकत उसकी पुलिस नहीं थी, उसकी ताकत थी लोगों के भीतर बैठा डर और आपसी अविश्वास। केशव को लगने लगा कि अगर भारत को उठना है तो उसे पहले अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना होगा, और यह लड़ाई किसी एक भाषण से नहीं जीती जा सकती। यही वह मोड़ था जब उनकी पढ़ाई का रास्ता नागपुर से बाहर निकला। उन्हें आगे की शिक्षा के लिए कलकत्ता भेजा गया। उस समय का कलकत्ता सिर्फ एक शहर नहीं था, वह आंदोलन की धड़कन था। वहां की हवा में बहस थी, गुस्सा था और एक तरह की बेचैन उम्मीद भी। कलकत्ता में कदम रखते ही केशव ने देखा कि यहाँ राजनीति किताबों में नहीं, सड़कों पर चलती है। यहाँ छात्र सिर्फ एंट्रांस परीक्षा की तैयारी नहीं करते, वे भविष्य की तैयारी करते हैं, और भविष्य का मतलब था टकराव। कलकत्ता में रहते हुए केशव का संपर्क क्रांतिकारी विचारों से बढ़ा। यह वह समय था जब युवाओं के बीच गुप्त संगठन, स्वदेशी का आग्रह और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया
ऐल रही थी। केशव ने इस माहौल को सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने इसे जिया। उनके भीतर का अनुशासन अब एक नई दिशा पा रहा था, संगठन। वह समझने लगे कि अकेला साहस चमक तो सकता है, पर टिकता नहीं। टिकता है संगठित साहस। और संगठन का मतलब सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें एक ही लय में चलाना, एक ही उद्देश्य के लिए तैयार करना। लेकिन अंग्रेजी शासन की आंखें भी तेज थीं। कलकत्ता में छात्र आंदोलनों पर निगरानी, कॉलेजों में दबाव और अवांछित गतिविधियों पर सख्ती, यह सब आम था। केशव के लिए यह एक खुला संदेश था, अगर तुम बोलोगे तो कीमत चुकानी होगी। और यहीं से उनके जीवन में समय की पहली बड़ी सीमा खिंच गई, एक अदृश्य डेडलाइन। उन्हें समझ आ गया कि युवावस्था का जोश हमेशा नहीं रहेगा और अंग्रेजी शासन हर साल अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर कुछ करना है तो कभी नहीं, अभी करना है। कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनके भीतर की आग को और तेज कर दिया। अंग्रेजी सत्ता के प्रति झुकाव दिखाने वाले नियम, भारतीय छात्रों को नीचा दिखाने वाला व्यवहार और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर दंड, इन सब ने केशव को भीतर से झकझोर दिया। वह ऐसे छात्र नहीं थे जो अपमान को चुपचाप सह लें। उनके भीतर प्रतिरोध था, और प्रतिरोध के साथ जोखिम भी। धीरे धीरे उनके लिए पढ़ाई और आंदोलन अलग अलग चीजें नहीं रहीं। उनके लिए शिक्षा का अर्थ ही बदल गए, देश को समझना और देश के लिए खड़ा होना। इसी बीच भारत में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन के कई रूप सामने आ रहे थे। संवैधानिक राजनीति, जन आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। केशव के मन में यह सवाल उठने लगा कि भारत की असली ताकत क्या होगी, भीड़ का उबाल या अनुशासित संगठन। वह भीड़ की ऊर्जा से प्रभावित थे, पर उन्हें उसकी कमजोरी भी दिखती थी। भीड़ जल्दी बनती है और जल्दी बिखर भी जाती है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो टिके, जो रोज बने, जो हर दिन लोगों को तैयार करे। जैसे सैनिकों की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही समाज की ट्रेनिंग। कलकत्ता से लौटने का समय आया तो केशव सिर्फ एक छात्र नहीं लौटे, वह एक ऐसे युवा के रूप में लौटे जिसके भीतर दो चीजें साफ हो चुकी थीं। पहली, अंग्रेजी शासन से टकराव अपरिहार्य है। दूसरी, यह टकराव सिर्फ नारों से नहीं जीता जा सकता। नागपुर वापस आते ही उन्होंने अपने आसपास के युवाओं को देखना शुरू किया। कौन जोश में है, कौन डर में है, कौन अवसरवादी है और कौन सच में तैयार है। वह लोगों को परखते नहीं थे, वह उन्हें गढ़ने की सोचते थे, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक अलग रास्ते पर ले जा रही थी। उनके जीवन का असली संघर्ष अब बाहर नहीं, भीतर भी था। एक तरफ एक क्रांतिकारी तेजी थी, तुरंत कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह। दूसरी तरफ उनकी अपनी समझ थी कि बिना आधार के कोई भी बड़ा कदम टूट सकता है। यह द्वंद्व उन्हें रातों में जगाता था। वह जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता से लड़ना है, पर उससे पहले भारतीय समाज की बिखरी हुई ताकत को जोड़ना होगा। और यह काम सबसे कठिन था, क्योंकि यह दुश्मन बाहर नहीं, अपने भीतर था। आलस्य, डर, आपसी भेद और अनुशासन की कमी। समय उनके खिलाफ भी था। अंग्रेजी शासन हर आंदोलन के बाद और सख्त होता जा रहा था। गिरफ्तारियां, प्रतिबंध और निगरानी, ये सब बढ़ रहे थे। केशव के सामने एक अनकहा टाइमर चल रहा था। अगर युवा पीढ़ी को अभी दिशा नहीं मिली तो वह या तो निराशा में डूब जाएगी या बिखरे हुए गुस्से में झलकर खत्म हो जाएगी। उन्हें एक ऐसी राह चाहिए थी जो ऊर्जा को बचाए, उसे दिशा दे और उसे लगातार बढ़ाए। यहीं से केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन एक नई गति पकड़ता है, एक ऐसी गति जो उन्हें सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि संगठनकर्ता बनने की ओर धकेलती है। नागपुर की वही गलियां, वही धूल, वही पुलिस की नजरें, पर अब उनके कदमों में एक अलग ठहराव था। वह जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, उस व्यवस्था से भी होगी जो भारतीयों को कमजोर, बिखरा और डरपोक बनाए रखने में मदद करती थी। और इस लड़ाई में उनके पास एक ही हथियार था, अनुशासन, संगठन और वह जिद जो बचपन के अकेलेपन से जन्मी थी। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक युवा के भीतर का विचार धीरे धीरे एक योजना बनना शुरू करता है, और योजना का मतलब है
टकराव, ऐसा टकराव जो सिर्फ सत्ता से नहीं, समय से भी होगा, क्योंकि केशव समझ चुके थे अगर भारत को उठना है तो उसे पहले अपने भीतर की रीढ़ बनानी होगी, और रीढ़ बनने में साल लगते हैं, पर मौका हमेशा नहीं मिलता। कल पना कीजिए, एक तरफ देश में आज़ादी की लहर उठ रही है, लोग स्वराज का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी चुपचाप तय कर रहा है कि अगर यह सपना सिर्फ भाषणों और जुलूसों पर टिका रहा तो यह सपना टूट जाएगा। वह आदमी भीड़ को नहीं, रीढ़ को खोज रहा है। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस समय हर कोई अभी अभी की आग में जल रहा था, उसी समय केशव बलिराम हेडगेवार हर दिन की साधना की बात सोच रहे थे। यही वह जगह है जहां उनकी कहानी अचानक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि भीड़ को दिशा देना आसान है, लेकिन समाज को अनुशासन देना, यह सत्ता से भी बड़ा टकराव है। नागपुर लौटकर हेडगेवार ने देखा कि शहर वही है, पर हवा बदल चुकी है। अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ पहले से ज्यादा सख्त है, और लोग के भीतर का डर पहले से ज्यादा चालाक। डर अब सिर्फ पुलिस की लाठी नहीं था, डर अब नौकरी के कागजों में था, स्कूल की फीस में था, परिवार की इज्जत में था। और इसी डर के बीच युवाओं का गुस्सा भी था, पर वह गुस्सा अक्सर दिशाहीन था। कोई क्रांति की बात करता, कोई सुधार की, कोई धर्म की, कोई जाति की, और अंग्रेज वे बस यही चाहते थे कि यह सब एक दूसरे से टकराता रहे। हेडगेवार के सामने असली दुश्मन का चेहरा असाफ होने लगा। अंग्रेजों की ताकत उनकी बंदूक नहीं, हमारी बिखरी हुई ऊर्जा थी। यही वह समय था जब उनका संपर्क कांग्रेस की गतिविधियों से गहरा हुआ। नागपुर में राष्ट्रीय आंदोलन की बैठकों, सभाओं और स्थानीय संगठनों में वे सक्रिय होने लगे। वे भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे काम करने वाले कार्यकर्ता थे। उनकी आंखें मंच पर नहीं, नीचे खड़े लोगों पर रहतीं। कौन समय पर आता है, कौन जिम्मेदारी निभाता है, कौन डर के आगे झुकता है, और कौन दबाव में भी खड़ा रहता है। उन्हें समझ आ गया था कि आंदोलन का सबसे कमजोर हिस्सा नारा नहीं, नियमितता है, और नियमितता के बिना कोई भी आंदोलन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन थक कर बैठ जाता है। फिर 1914-15 के आसपास का दौर आया। देश में उथल जब मेरा पुथल, विश्व युद्ध की छाया, और भीतर ही भीतर उबलती राजनीति। हेडगेवार ने खुद को सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने संगठन की भाषा सीखनी शुरू की, किसे कहाँ लगाना है, किसे किस काम में प्रशिक्षित करना है, किसे बोलने देना है, और किसे सुनना सिखाना है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उस समय यह क्रांतिकारी था, क्योंकि अधिकतर लोग मानते थे कि आज़ादी का रास्ता बस बड़े बड़े आंदोलनों से निकलेगा। हेडगेवार मानते थे कि आज़ादी का रास्ता रोज की छोटी छोटी आदतों से बनेगा, और यही विचार उन्हें धीरे धीरे अपने ही साथियों से अलग करने लग 1916 में उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। यह कोई पार्टी ज्वाइन करने वाली घटना नहीं थी, यह उनके लिए मैदान में उतरने का टिकट था। वे नागपुर और आसपास के इलाकों में कांग्रेस के काम में जुटे, लोगों को जोड़ने लगे, बैठकों की व्यवस्था, संदेशों का आदान प्रदान और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क खड़ा करने लगे। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी बनी रही। कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ ऐसा था जो उन्हें अधूरा लगता था। भीड़ जुटती थी, जोश उठता था, फिर दमन होता था, और फिर वही लोग अपने अपने घरों में लौट जाते थे। हेडगेवार के मन में एक सवाल हथौड़े की तरह बजता, अगर हर बार हमें शून्य से शुरू करना पड़े तो हम जीतेंगे कैसे? और फिर आया 1920, असहयोग आंदोलन। देश भर में एक उबाल, एक ज्वार, विदेशी कपड़ों की होली, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, और हर तरफ महात्मा गांधी का नाम। नागपुर भी पीछे नहीं था। हेडगेवार इस आंदोलन में कूद पड़े पूरी ताकत से। यह वह दौर था जब उनके भीतर का कार्यकर्ता उनके भीतर के संगठनकर्ता से आगे निकल आया। वे सभाओं में, जुलूसों में, लोगों के बीच, हर जगह। लेकिन अंग्रेजी शासन भी तैयार था। पुलिस की
निगरानी, गिरफ्तारियां और उदाहरण बनाने की नीति, सब कुछ तेज हो गया। और यहीं कहानी में पहली बार समय का वह क्रूर बंधन कसकर दिखाई देता है। हेडगेवार को लगने लगा कि यह मौका अगर निकल गया तो अगली पीढ़ी सिर्फ थकान विरासत में पाएगी। 1921 में वही हुआ जो अक्सर ऐसे दौर में होता है, टकराव खुलकर सामने आया। हेडगेवार को असहयोग आंदोलन से जुड़े कामों के कारण गिरफ्तार किया गया। अदालत, सरकारी कागज और एक ठंडी सी कानूनी भाषा जिसमें इंसान की आग को अपराध कहा जाता है। उन्हें 1 साल की सजा हुई। जेल की दीवारें मोटी थीं, पर उससे मोटी थीं। अंग्रेजों की रणनीति, नेताओं को अलग करो, कार्यकर्ताओं को डराओ और समाज को फिर से रोजमर्रा की मजबूरियों में धकेल दो। लेकिन जेल हेडगेवार के लिए सिर्फ सज्जा नहीं बनी, वह एक प्रयोगशाला बन गई। वहां उन्होंने देखा कि कितने लोग जो बाहर बड़े बड़े नारे लगाते थे, भीतर टूट जाते हैं, और कितने लोग जो बाहर शांत दिखते थे, भीतर चट्टान बन जाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि असली लड़ाई घटना की नहीं, चरित्र की है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक और सच्चाई देखी। आंदोलन की लहर उतनी स्थायी नहीं थी जितनी उम्मीद की गई थी। देश में जोश था, लेकिन था ही भ्रम भी। और इसी बीच 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। यह एक ऐसा झटका था जिसने हजारों कार्यकर्ताओं को भीतर से तोड़ दिया। जिन लोगों ने अपना काम, पढ़ाई, जीवन सब कुछ दांव पर लगाया था, वे अचानक खाली हाथ खड़े थे। हेडगेवार ने उस खालीपन को बहुत करीब से देखा। उन्हें लगा जैसे किसी ने जलती हुई मशाल अचानक बुझा दी हो, और अंधेरे में खड़े लोग अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे। यही वह क्षण था जब उनके भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष उभर कर सामने आया। क्या वे भी उसी लहर के साथ बहते रहेंगे, या वे कोई ऐसी धारा बनाएंगे जो लहरों के रुकने पर भी बहती रहे? इसी समय नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी बढ़ने लगीं। समाज के भीतर की दरारें, जो अंग्रेजों के लिए सबसे उपयोगी हथियार थीं, और गहरी होती दिखीं। हेडगेवार ने महसूस किया कि राजनीतिक आज़ादी की बात करना तब तक अधूरा है जब तक समाज भीतर से गठित न हो। और संगठन उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक रोज की प्रक्रिया थी। लोगों को साथ खड़ा करना, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाना, और उन्हें ऐसा अनुशासन देना जो संकट में भी न टूटे। अब उनके सामने एक कठोर सच्चाई थी। कांग्रेस के भीतर रहकर वे जितना कर सकते थे, कर चुके। लेकिन जिस तरह की सामाजिक चरित्र निर्माण की योजना उनके मन में बन रही थी, उसके लिए उन्हें एक अलग ढांचा चाहिए था। ऐसा ढांचा जो चुनाव, प्रस्ताव और तात्कालिक आंदोलनों की लय पर नहीं, बल्कि दैनिक प्रशिक्षण की लय पर चले। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा मंच थी। उससे अलग सोचना भी लोगों को विभाजन जैसा लग सकता था। और हेडगेवार जानते थे, समाज का एक हिस्सा उन्हें गलत समझेगा, आलोचना करेगा, शायद देशभक्ति पर भी सवाल उठाएगा। लेकिन उनके भीतर एक और टाइमर चल रहा था, उनका अपना शरीर। हेडगेवार की सेहत हमेशा से मजबूत नहीं रही। लगातार भागदौड़, तनाव और जेल का असर, ये सब शरीर पर निशान छोड़ते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके पास अनंत समय नहीं है। यह कोई नाटकीय घोषणा नहीं थी, यह एक चुप, निजी सच्चाई थी, और यही सच्चाई उन्हें और तेज बनाती गई। वे सोचते थे, अगर मेरे पास सीमित समय है तो मुझे ऐसा काम करना होगा जो मेरे बाद भी चलता रहे। ऐसा काम जो किसी एक व्यक्ति के रहने या न रहने पर निर्भर न हो। यही विचार धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 1925 आते आते उनके मन में योजना स्पष्ट हो चुकी थी। नागपुर, वही शहर जहां उन्होंने बचपन में अपमान की हवा सूंघी थी, वही शहर अब उनके प्रयोग का केंद्र बनने वाला था। विजयादशमी का दिन चुना गया, एक प्रतीकात्मक दिन, जब परंपरा में विजय का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, आत्मनियंत्रण भी होता है। और फिर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। यह कोई विशाल सभा नहीं थी, कोई लाखों की भीड़ नहीं थी। शुरुआत छोटी थी, कुछ लोग, एक मैदान और एक विचार।
रोज मिलना, रोज अभ्यास करना, रोज अनुशासन सीखना। बाहर से देखने वाले को यह बच्चों का खेल लग सकता था, लाठी, व्यायाम, पंक्तियां, लेकिन हेडगेवार जानते थे कि यह खेल नहीं है, यह समाज की नसों में नया रक्त डालने की कोशिश है। और यही कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। जिस देश में लोग बड़े बड़े आंदोलनों के रोमांच के आदी थे, वहां हेडगेवार ने रोज की साधना को क्रांति बना दिया। उन्होंने शाखा की कल्पना की, एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति रोज अपने भीतर की कमजोरी से लड़ता है, जहां जाति, वर्ग और व्यक्तिगत अहंकार को पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है, जहां आदेश का मतलब दमन नहीं, समन्वय होता है, और जहां राष्ट्रभक्ति सिर्फ भाषण नहीं, शरीर की मुद्रा, समय की पाबंदी और सेवा की आदत बन जाती है। लेकिन जैसे ही संघ का काम बढ़ने लगा, विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ लोग इसे संकीर्ण समझने लगे, कुछ ने इसे राजनीतिक खतरा माना और कुछ ने इसे समाज में नई शक्ति के रूप में देखकर डरना शुरू किया। अंग्रेजी शासन की नजरें भी इस पर टिकने लगीं, क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन अनुशासित कैडर को नियंत्रित करना कठिन। हेडगेवार ने यह सब पहले से भांप लिया था, इसलिए उन्होंने संघ को किसी एक आंदोलन की पूंछ नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक सतत प्रक्रिया बनाया, ऐसी प्रक्रिया जो दमन के समय भी चल सके और अवसर के समय भी। उनका असली संघर्ष अब दो तरफा था, बाहर अंग्रेजी शासन की निगरानी और दमन, और भीतर भारतीय समाज की जड़ता, आपसी भेद और तात्कालिकता की लत। लोग पूछते, आप क्या करेंगे, कब करेंगे, परिणाम कब दिखेगा? और हेडगेवार के पास कोई त्वरित जादू नहीं था। उनके पास सिर्फ एक उत्तर था, हर दिन। यह उत्तर सुनने में साधारण है, लेकिन उस समय यह सबसे कठिन उत्तर था, क्योंकि हर दिन का मतलब है थकान के बावजूद, आलोचना के बावजूद और परिणाम न दिखने के बावजूद काम करते रहना। संघ की शाखाएं धीरे धीरे नागपुर से बाहर फैलने लगीं। हेडगेवार खुद यात्राएं करते, लोगों से मिलते, नए स्थानों पर काम की नींव रखते। वे किसी चमकद आर प्रचार के भरोसे नहीं थे। उनका तरीका था, व्यक्ति को बदलो, व्यक्ति से समाज बदलेगा। और इस बदलाव की कीमत थी उनका अपना समय, उनकी अपनी ऊर्जा और उनकी अपनी सेहत। कई बार उन्हें आराम की सलाह दी जाती, लेकिन वे जानते थे कि आराम का मतलब सिर्फ शरीर को राहत नहीं, कभी कभी उद्देश्य को धीमा करना भी होता है, और वे धीमे होने के लिए तैयार नहीं थे। 1920 के दशक के अंत तक संघ एक पहचान बन चुका था, छोटा लेकिन बढ़ता हुआ, शांत लेकिन भीतर से कठोर। और हेडगेवार के सामने अब एक नई चुनौती थी। संगठन को फैलाना आसान है, लेकिन उसे एक ही आत्मा में बांधकर रखना कठिन। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, वैसे वैसे मतभेद भी आते हैं। कोई इसे राजनीति में घसीटना चाहता, कोई इसे सिर्फ सांस्कृतिक दायरे में रखना चाहता। हेडगेवार को हर दिन संतुलन साधना पड़ता, बिना संगठन को तोड़े, बिना उद्देश्य को धुंधला किए। यह वही जगह थी जहां उनका नेतृत्व सबसे ज्यादा दिखाई देता है। वे मंच पर कम, व्यवस्था के भीतर ज्यादा काम करते थे। और फिर 1930 का दशक करीब आता है। देश में फिर से आंदोलन की आंधी उठने वाली है। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और अंग्रेजों के खिलाफ नई लहर। लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे और हेडगेवार के सामने वही पुराना सवाल नए रूप में खड़ा होगा। जब देश की हवा फिर से उबल रही हो, तब रोज की शाखा कैसे टिकेगी? क्या संघ इस उबाल में बह जाएगा, या यह उबाल को दिशा देगा? समय फिर से तेज हो रहा था, और उनके शरीर के भीतर का टाइमर भी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, संगठन को इतना मजबूत बना देना कि आने वाले तूफान में भी उसकी रीढ़ न टूटे। 1930 की सुबह नागपुर में अजीब तरह से चमकती थीं। हवा में नमक की तरह एक तीखापन था। हर गली में फुसफुसाहट, हर चाय की दुकान पर खबर, हर चौक पर पुलिस की नजर। देश भर में सविनय अवज्ञा की लहर उठ रही थी। लोग कानून तोड़ने को तैयार थे, और अंग्रेजी शासन की नसों में डर दौड़ रहा था। लेकिन उसी डर के बीच एक दूसरा डर भी था, भीतर का डर। अगर फिर से आंदोलन रुका तो? अगर फिर से लोग टूट गए तो? हेडगेवार के सामने वही पुराना प्रश्न अब और खतरनाक होकर खड़ा था। उबाल को दिशा कैसे दी जाए ताकि वह राख न बन जाए?
संघ की शाखा रोज लगती थी, वही मैदान, वही पंक्तियां, वही अनुशासन। बाहर से देखने वाले को लगता यह तो बस व्यायाम है, पर हेडगेवार जानते थे यह व्यायाम नहीं, यह मनुष्य के भीतर की डील के खिलाफ युद्ध है। और 1930 में यह युद्ध अचानक दो मोर्चों पर खुल गया। एक तरफ देश का राजनीतिक तूफान, दूसरी तरफ संगठन की आत्मा को बचाए रखने की चुनौती। क्योंकि तूफान में सबसे पहले वही चीज टूटती है जो दिखती नहीं, नियम तथा संयम और धैर्य। लोग उनसे पूछते, डॉक्टर जी, जब पूरा देश सड़क पर है तब आप मैदान में लाइनें क्यों बनवा रहे हैं? सवाल में तंज भी होता और बेचैनी भी। हेडगेवार का जवाब किसी भाषण की तरह नहीं आता था। वह एक वाक्य में उतरता, देश को सिर्फ क्रोध नहीं, चरित्र चाहिए। और फिर वे उसी दिन किसी स्वयंसेवक के घर पहुंच जाते, किसी नए स्थान पर शाखा की बात करते, किसी पुराने कार्यकर्ता को समझाते कि जोश का मतलब अनुशासन तोड़ना नहीं होता। उनके लिए यह समय परीक्षा का था। अगर संघ भीड़ की लय में बह गया तो वह वही बन जाएगा जिससे वे बचना चाहते थे, एक क्षणिक उभार। लेकिन यह भी सच था कि हेडगेवार देश की धड़कन से कटे हुए नहीं थे। सविनय अवज्ञा के दौर में कई स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में गए, गिरफ्तारियां हुईं, दमन बढ़ा। अंग्रेजों की रणनीति वही थी, डर पैदा करो, संगठन तोड़ो, लोगों को अलग थलग कर दो। पुलिस की रिपोर्टों में अब शाखा शब्द भी आने लगा था, और जब किसी शासन की फाइलों में आपका नाम आने लगे तो समझिए कि आपने उसकी नींद में खलल डाल दिया है। इसी बीच एक और दृश्य उभर रहा था, सामाजिक तनाव। कई जगहों पर सांप्रदायिक टकराव की चिंगारियां दिखने लगीं। हेडगेवार के लिए यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था, यह राष्ट्र की नसों में फैलता जड़ था। वे जानते थे कि अंग्रेजों के लिए सबसे सस्ता हथियार यही है, हमारी आपसी दूरी। इसलिए संघ के काम में सेवा और सामाजिक समरसता का जोर बढ़ता गया। शाखा के बाद सिर्फ खेल नहीं, मोहल्ले की सफाई, आपदा में मदद, जरूरतमंदों के लिए व्यवस्था, ये सब धीरे धीरे संघ की दिनचर्या का हिस्सा बनने लगे। यह वह जगह थी जहां संघ का चेहरा बदलता दिखता है, मैदान से बाहर, समाज के भीतर। और फिर 1931-32 के आसपास दमन का एक और दौर आया। गिरफ्तारियां, निगरानी, सभाओं पर रोक, कई जगहों पर वातावरण इतना भारी हो गया कि लोग अपने ही घर में धीमे बोलते थे। हेडगेवार ने इस दबाव में भी एक चीज नहीं छोड़ी, शाखा की निरंतरता। क्योंकि वे जानते थे अगर रोज का अभ्यास टूट गया तो फिर उसे जोड़ने में सालों लगेंगे। यह वही हर दिन वाला सिद्धांत था जो सुनने में साधारण लगता है लेकिन संकट में सबसे कठिन बन जाता है। इसी समय संघ का फैलाव तेज हुआ। नागपुर से बाहर, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, फिर मध्य भारत की ओर नई शाखाएं, नए स्वयंसेवक, नए प्रश्न, और हर नए स्थान पर एक ही समस्या। लोग संघ को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे। कोई इसे तुरंत राजनीतिक मंच बनाना चाहता, कोई इसे सिर्फ धार्मिक सभा की तरह देखता, कोई इसे युवाओं का क्लब समझता। हेडगेवार के सामने संगठन को बढ़ाने से बड़ी चुनौती थी उसकी दिशा को एक रखना। वे अक्सर कहते थे कि संगठन का काम भीड़ से नहीं, संस्कार से चलता है। इसलिए वे विस्तार के साथ साथ प्रशिक्षण पर जोर देते गए, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, जिम्मेदारियां बांटना और सबसे जरूरी अहंकार को नियंत्रित करना। क्योंकि संगठन में सबसे खतरनाक चीज बाहरी विरोध नहीं, भीतर का अहंकार होता है। 1934-35 के आसपास संघ की संरचना एक स्पष्ट होने लगी। स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियां, यात्राएं, संपर्क और शाखाओं के बीच तालमेल, यह सब एक ऐसी मशीनरी की तरह बन रहा था जो शोर नहीं करती लेकिन लगातार चलती रहती है। हेडगेवार खुद इस मशीनरी के केंद्र में नहीं, उसकी आत्मा में रहना चाहते थे। वे किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं चाहते थे। उनका डर यह था कि अगर संघ व्यक्ति पर टिक गया तो व्यक्ति के जाते ही सब ढह जाएगा। इसलिए वे हर जगह एक ही बात दोहराते, काम व्यक्ति से बड़ा है। यह वाक्य सुनने में प्रेरक लगता है, पर असल में यह नेतृत्व के लिए सबसे कठोर नियम है। अपने ही
महत्व को सीमित करना। और तभी समय ने एक और क्रूर मोड़ दिखाया, उनकी सेहत। लगातार यात्राएं, तनाव और वर्षों की थकान अब शरीर से हिसाब गणने लगी। यह कोई एक दिन की बीमारी नहीं थी, यह धीरे धीरे बढ़ती कमजोरी थी, जो भीतर से चेतावनी देती है कि घड़ी तेज चल रही है। उनके पास समय कम था। यह बात वे सार्वजनिक रूप से नहीं कहते थे, लेकिन उनके फैसलों में दिखने लगी। वे और तेजी से काम समेटने लगे, जिम्मेदारियां सौंपने लगे, संगठन को अपने बिना चलने लायक बनाने लगे। जैसे कोई आदमी तूफान से पहले घर की खिड़कियां कस कर बंद कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है वह हर बार मौजूद नहीं रहेगा। 1937 आते आते देश की राजनीति में एक नया अध्याय खुला। प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस की सरकारें, सत्ता का स्वाद। बहुतों को लगा कि अब आजादी बस कुछ कदम दूर है, लेकिन हेडगेवार की नज़र में यह भी एक परीक्षा थी। सत्ता मिलने पर आंदोलन अक्सर ढीला पड़ जाता है और कार्यकर्ता आराम की आदत सीख लेते हैं। वे संघ को इस आराम से बचाना चाहते थे। उनके लिए लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, लक्ष्य था ऐसा समाज जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके, बिना किसी सरकार के सहारे। इसलिए संघ का काम राजनीतिक सत्ता के आसपास घूमने के बजाय समाज के भीतर और गहरा होने लगा। इसी दौर में संघ की छवि को लेकर बहसें भी तेज हुईं। कुछ लोग इसे संकीर्ण कहने लगे, कुछ ने इसे खतर बताया, कुछ ने इसे गलत समझा। हेडगेवार के लिए यह नया नहीं था। वे जानते थे कि जो चीज भी अनुशासन सिखाती है, उसे लोग पहले कठोर कहेंगे, और जो चीज भी समाज को जोड़ने की कोशिश करती है, उसे लोग पहले संदेह से देखेंगे। लेकिन वे बहसों में उलझने के बजाय काम में लगे रहे। उनका तरीका था, आरोपों का जवाब कागज पर नहीं, व्यवहार में दो। और फिर 1939 युद्ध की छाया, यूरोप में आग लगी और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को भी अपने युद्ध में घसीटना शुरू किया। देश में असंतोष बढ़ा, राजनीतिक तनाव बढ़ा और अंग्रेजों की सख्ती भी। यह वह समय था जब हर संगठन पर नजरें थीं, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसे तैयार कर रहा है। संघ के लिए यह समय बेहद संवेदनशील था। हेडगेवार जानते थे कि एक गलत कदम संगठन को कुचल सकता है, और इसी दबाव में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। संघ को जीवित भी रखना है और उसकी आत्मा भी बचानी है। उनकी सेहत अब साफ तौर पर गिर रही थी। कई बार उन्हें आराम की सलाह दी जाती, लेकिन वे आराम को टालते रहे, क्योंकि उनके सामने एक और घड़ी चल रही थी, संगठन का भविष्य। वे चाहते थे कि उनके बाद संघ किसी भ्रम में न पड़े, किसी व्यक्ति पूजा में न फंसे, किसी तात्काल एक राजनीति में न बह जाए। इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। यह निर्णय भावनात्मक रूप से आसान नहीं होता कि किसी भी संस्थापक के लिए अपने बाद की कल्पना करना एक तरह से अपने अंत को स्वीकार करना होता है, लेकिन हेडगेवार ने इसे कमजोरी नहीं बनने दी, या उन्होंने इसे जिम्मेदारी बना दिया। यही वह जगह है जहां कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। जिस आदमी को लोग कठोर अनुशासन का प्रतीक मानते थे, वह भीतर से बेहद व्यावहारिक और विनम्र था। वह जानता था कि उसका शरीर साथ नहीं देगा, और इसलिए उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक लिया। संघ की कमान ऐसे हाथों में जाए जो संगठन को व्यक्ति नहीं, विचार के रूप में आगे बढ़ाए। उन्होंने माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को आगे लाने की प्रक्रिया शुरू की। यह कोई मंच पर घोषित ताजपोशी नहीं थी। यह धीरे धीरे काम के भीतर जिम्मेदारियों के माध्यम से हुआ। जैसे नदी अपना रास्ता बदलती नहीं, बस अपना प्रवाह अगली धारा को सौंप देती है। 1940 की शुरुआत तक हेडगेवार का समय सचमुच सीमित हो चुका था। शरीर कमजोर था, लेकिन मन की गति कम नहीं हुई थी। वे अब भी मिलते, समझाते, दिशा देते, पर हर मुलाकात में एक छिपी हुई जल्दी थी, जैसे वे हर शब्द को अंतिम बार की तरह तौल रहे हों। उनके लिए सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं था, सबसे बड़ा डर था काम का अधूरा रह जाना, और इसलिए वे संघ के भीतर वह मजबूती छोड़ जाना चाहते थे जो किसी भी तूफान में टूटे नहीं। दैनिक शाखा की आदत, सेवा का संस्कार और
शासन की रीढ़। उनके जीवन का असली विरोधी अब सिर्फ अंग्रेजी शासन नहीं था, न ही आलोचक थे। उनका असली विरोधी समय था, वही समय जो किसी भी संगठनकर्ता से कहता है, तुम जितना भी बना लो, एक दिन तुम्हें जाना होगा। और हेडगेवार उस समय से लड़ रहे थे, दिनों को निचोड़कर, घंटों को काम में बदलकर, अपनी कमजोरी को भी संगठन की ताकत में ढालकर। संघ उनके लिए एक संस्था नहीं, एक उत्तर था, उस प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने चौरी चौरा के बाद खुद से पूछा था, अगर लहर रुक जाए तो धारा कैसे बचेगी? अब धारा बह रही थी, और बहते हुए पानी में कहीं दूर एक और तूफान की आहट थी, उनके बिना आने वाला समय। लेकिन हेडगेवार ने अपने हिस्से का सबसे कठिन काम कर दिया था। उन्होंने एक ऐसे ढांचे को जन्म दिया था जो सिर्फ जोश पर नहीं, रोज की साधना पर टिकता है। और अब जब उनकी सेन धीमी पड़ रही थीं, संघ की शाखाओं में वही सीटी, वही पंक्तियां, वही कदमों की ताल, जैसे किसी शहर के भीतर एक अदृश्य दिल धड़क रहा हो। अगर आप किसी इंसान की ताकत को उसके भाषणों से मापते हैं, तो हेडगेवार आपको धोखा दे देंगे। उनकी असली ताकत उनके शब्दों में नहीं, उनकी खामोशी में थी। और सबसे बड़ा कंट्रास्ट यही है, जिस आदमी ने हजारों युवाओं को दैनिक अनुशासन की आग में ढाला, वह अपने जीवन के आखिरी महीनों में खुद बिस्तर से उठने के लिए जूझ रहा था। बाहर नागपुर की शाखाओं में सीटी बजती थी, कदमों की ताल गूंजती थी, और भीतर एक कमरे में वही आदमी समय से लड़ रहा था। उसके पास अब नारे लगाने का वक्त नहीं था, उसके पास बस एक घड़ी थी जो हर दिन थोड़ा तेज चलती जा रही थी। और उसे पता था, अगर इस घड़ी के रुकने से पहले उसने संघ को अपने बिना चलने लायक नहीं बनाया, तो उसकी सारी मेहनत एक झटके में बिखर सकती है। 1940 की शुरुआत में बीमारी कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं रही थी, वह एक स्थायी साया बन चुकी थी। शरीर जैसे धीरे धीरे जवाब दे रहा था, कमजोरी, थकान और वह दर्द जो आदमी को भीतर से छोटा करने लगता है। लेकिन हेडगेवार के भीतर एक जिद थी जो दर्द को भी आदेश की तरह सुनती थी। अभी नहीं, उनके लिए यह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन मरण का सवाल नहीं था, यह संगठन की निरंतरता का सवाल था। और यही उनका सबसे वास्तविक, सबसे क्रूर संघर्ष था। अंग्रेजों से नहीं, आलोचकों से नहीं, समय से। समय जो किसी भी संस्थापक से कहता है, तुम्हारी बनाई हुई चीज तुम्हारे बिना क्या करेगी। इसी दबाव में वे एक एक निर्णय को ऐसे काटते थे जैसे कोई सर्जन आखिरी ऑपरेशन कर रहा हो। कौन सा कार्यकर्ता किस जिम्मेदारी के लिए तैयार है, कौन सा विस्तार टिकाऊ है और कौन सा सिर्फ उत्साह, कौन सी शाखा अपने दम पर चल रही है और कौन सी सिर्फ उनके नाम से। वे अब कम बोलते थे, पर उनकी निगाहें तेज थीं। मिलने आने वालों को लगता, डॉक्टर जी थक गए हैं, पर कई बार वही थका हुआ चेहरा अचानक कठोर हो जाता जब कोई व्यक्ति संगठन को जल्दी किसी राजनीतिक मंच में बदलने की बात करता। हेडगेवार की आवाज धीमी होती, लेकिन वाक्य हथौड़े की तरह गिरता। जल्दी का काम अक्सर खोखला होता है। उनके लिए संघ का अर्थ था लंबी दौड़, और लंबी दौड़ में सबसे बड़ा दुश्मन होता है जल्दबाज ही। उन दिनों नागपुर में उनके घर का वातावरण अलग था। बाहर से देखने पर साधारण, एक कमरे में कुछ लोग, धीमी बातचीत, कभी कभी किसी स्वयंसेवक का आना जाना। लेकिन भीतर एक अदृश्य तनाव था, जैसे किसी पुल के नीचे पानी तेज बह रहा हो। हर मुलाकात में एक छिपा हुआ सवाल होता, अगर डॉक्टर जी नहीं रहे तो? कोई यह सवाल सीधे नहीं पूछता था, क्योंकि यह पूछना भी डरावना था। पर हेडगेवार उस डर को पहचानते थे, और वे उसे दबाते नहीं थे, वे उसे शाह देते थे। वे चाहते थे कि स्वयंसेवक भावुक न हों, बल्कि तैयार हों, क्योंकि भावुकता संगठन को रोती हुई भीड़ बना देती है, तैयारी संगठन को चलती हुई धारा। यहीं एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है। जिस व्यक्ति को लोग कठोर समझते थे, वह अपने उत्तराधिकारी के चयन में किसी राजा की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह व्यवहार कर रहा था। कोई ताजपोशी नहीं, कोई मंचीय घोषणा नहीं, कोई मेरे बाद यह वाला नाटकीय दृश्य नहीं। उन्होंने माधव सदाशिव गोलवलकर को आगे लाने की प्रक्रिया को काम के भीतर पिरोया। जिम्मेदारियां, यात्राएं, मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर लोग।
ओं के मन में यह बैठाना कि नेतृत्व व्यक्ति नहीं, व्यवस्था है। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि संस्थापक के आसपास स्वाभाविक रूप से एक आकर क्षण बन जाता है। लोग उसी चेहरे में भरोसा ढूंढते हैं। हेडगेवार उस भरोसे को चेहरे से हटाकर चरित्र पर टिकाना चाहते थे, और यह भी सच है कि यह बदलाव कुछ लोगों को असहज करता था। संघ के भीतर भी बाहर भी कई लोग चाहते थे कि हेडगेवार आखिरी दम तक हर निर्णय खुद लें। कुछ को लगता था कि गुरुजी का उभार बहुत तेज है, कुछ को डर था कि संगठन दो धड़ों में न बंट जाए। हेडगेवार ने इस संभावित टूटन को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने किसी को डांट कर नहीं, बल्कि एक तरह की शांत दृढ़ता से यह संदेश दिया कि संघ किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति न है, और जब भी कोई उनके सामने आप ही सब हैं जैसी बात कहता, वे उसे काट देते। काम बड़ा है, हम छोटे हैं। यह वाक्य सुनने में विनम्रता है, पर असल में यह संगठन नीति है, व्यक्ति पूजा के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार। इसी बीच देश का वातावरण और भारी हो रहा था। युद्ध की छाया, ब्रिटिश शासन की सख्ती और राजनीतिक उथल-पुथल, हर तरफ अनिश्चितता। ऐसे समय में किसी भी संगठन पर शक की निगाहें बढ़ जाती हैं। पुलिस की निगरानी, रिपोर्टें, फाइलें, ये सब नया नहीं था, पर अब और तीखा था। हेडगेवार जानते थे कि एक गलत कदम संघ को प्रतिबंध, दमन या बदनामी के दलदल में धकेल सकता है, और वे यह भी जानते थे कि उनके पास समय कम है। इसलिए वे कोई ऐसा निर्णय नहीं छोड़ना चाहते थे जो बाद में संगठन को संकट में डाल दे। यह एक अजीब स्थिति थी, बाहर का तूफान और भीतर की बीमारी दोनों एक साथ, और बीच में एक आदमी जो अपने शरीर की सीमाओं के बावजूद संगठन की रीढ़ को मजबूत करने में लगा है। उनके आखिरी महीनों में एक दृश्य बार बार दोहराया जाता था। कोई स्वयंसेवक आता, बैठता, अपनी समस्या बताता, कहीं शाखा में विवाद, कहीं विस्तार की कठिनाई, कहीं समाज में तनाव। हेडगेवार ध्यान से सुनते, फिर कुछ क्षण चुप रहते, जैसे भीतर किसी तराजू पर शब्द तौल रहे हों, और फिर एक छोटा सा निर्देश देते, बहुत छोटा पर बेहद स्पष्ट। वह निर्देश अक्सर किसी बड़े रणनीतिक भाषण जैसा नहीं होता था। वह रोजमर्रा की आदतों पर टिकता था। समय पर शाखा, सेवा का काम, संयमित व्यवहार और आपसी सम्मान। कई लोगों को यह छोटा लगता, लेकिन यही उनकी दृष्टि थी। राष्ट्र का चरित्र छोटी छोटी आदतों से बनता है, और आदतें ही संकट में आदमी को गिरने से बचाती हैं। फिर आता है वह समय जब बीमारी ने सचमुच उन्हें घेर लिया। अब वे पहले की तरह बाहर नहीं जा सकते थे। शरीर ने जैसे साफ कह दिया, बस। और यही वह क्षण था जब उनके जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हुआ। क्या संघ उनके बिना भी उसी लय में धड़क सकता है? शाखाएं चलती रहीं, स्वयंसेवक आते जाते रहे, जिम्मेदारियां निभती रहीं, और यह देखकर उनके भीतर एक तरह की शांति उतरती गई। वह शांति जो किसी जीत के बाद नहीं, किसी जिम्मेदारी के पूरा होने के बाद आती है। लेकिन यह शांति भावुक नहीं थी, यह एक कठोर संतोष था, जैसे कोई कारीगर खा रहा हो कि उसकी बनाई हुई मशीन अब अपने दम पर चल रही है। 21 जून 1940, यह तारीख कागज पर एक दिन है, लेकिन संघ के इतिहास में यह एक डर की तरह है जिसके पार सब कुछ बदल जाता है। हेडगेवार का देहांत हुआ, और यहीं कहानी का सबसे बड़ा दृश्यात्मक कंट्रास्ट पैदा होता है। एक तरफ एक शरीर जो शांत हो गया, दूसरी तरफ हजारों कदम जो चलते रहे। किसी भी संस्थापक की मृत्यु के बाद संगठन अक्सर दो रास्तों में से एक चुनता है, या तो वह स्मृति में जम जाता है या फिर वह आगे बढ़ता है। हेडगेवार ने अपने जीवन के आखिरी महीनों में जो तैयारी की थी, उसका असली परिणाम अब सामने आने वाला था। उनकी मृत्यु के बाद शोक था, स्वाभाविक था, लेकिन संघ के भीतर शोक को भी अनुशासन में ढाला गया। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यही उनकी शिक्षा थी। भावनाएं बहें पर कर्तव्य न रुके, और यही हुआ। नेतृत्व का संक्रमण हुआ, और गोलवलकर के नेतृत्व में संघ आगे बढ़ा। यह संक्रमण किसी फिल्मी दृश्य की तरह नहीं था। यह एक शांत, व्यवस्थित, लगभग अनदेखा सा बदलाव था, लेकिन
हास में सबसे बड़े बदलाव अक्सर ऐसे ही होते हैं, बिना शोर के। अब सवाल उठता है, हेडगेवार के बाद उनका जीवन कहाँ जाता है? क्योंकि कुछ लोग मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, अपने विचारों में, अपने बनाए ढांचे में, अपने छोड़े हुए संस्कारों में। हेडगेवार का आद का जीवन उनकी स्मृति में नहीं, उनकी प्रणाली में था। दैनिक शाखा, यह उनकी सबसे बड़ी विरासत बनी। यह एक साधारण सा विचार लगता है, रोज मिलो, रोज अभ्यास करो। लेकिन इसी साधारणता में विस्फोटक शक्ति थी, क्योंकि रोज का अभ्यास व्यक्ति को बदलता है, और बदला हुआ व्यक्ति आज को। यही वह धीमी आग थी जिसे उन्होंने जलाया, ऐसी आग जो चमकती कम है पर बुझती भी नहीं। उनकी विरासत का दूसरा पहलू था सेवा और सामाजिक काम का वह ढांचा जो धीरे धीरे संघ के विस्तार के साथ बढ़ता गया। उनके समय में यह बीज था, बाद में यह पेड़ बना। और तीसरा, सबसे विवादास्पद और सबसे प्रभावशाली पहलू, उनकी राष्ट्र की परिभाषा, जिसमें सांस्कृतिक एकता का विचार केंद्र में था। यही विचार आगे चलकर बहसों, समर, ज़ेडनस्थन और विरोध सबका कारण बना। हेडगेवार की कहानी इसलिए भी तीखी है क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, वह एक विचारधारा की शुरुआत की कहानी है जिसने भारत के सार्वजनिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। और यहाँ एक और मोड़ है जो दर्शक को चौंकाता है। हेडगेवार ने अपने जीवन में सत्ता नहीं देखी, उन्होंने किसी सरकार की कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने किसी चुनावी विजय का जश्न नहीं मनाया, उनके पास तत्काल जीत का कोई चमकदार प्रमाण नहीं था। फिर भी उनकी बनाई हुई संरचना ने आने वाले दशकों में भारतीय समाज और राजनीति पर इतना असर डाला कि लोग आज भी उनके नाम पर बहस करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उनके काम को या तो आदर्श मानते हैं या खतरा। यह प्रभाव उस आदमी का है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मैदान में सीटी बजने की आवाज के बीच बिताया और जिसने अपने लिए नहीं, एक प्रक्रिया के लिए जीना चुना। उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था। वे डॉक्टर थे, पर उन्होंने दवाइयों से ज्यादा अनुशासन को इलाज माना। वे क्रांतिकारी द्वार से आए थे, पर उन्होंने क्रांति को क्षण नहीं, चरित्र में खोजा। वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे, पर उन्होंने अपना मुख्य युद्ध बाहर से ज्यादा भीतर लड़ा, आलस्य, बिखराव और तात्कालिकता के खिलाफ। और आखिर में जब उनका शरीर हार रहा था, तब भी उन्होंने हार को संगठन की कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने समय को अपना दुश्मन माना और समय के खिलाफ उनकी रणनीति थी, काम को व्यक्ति से बड़ा बना देना। आज जब आप हेडगेवार की कहानी सुनते हैं तो उसे सिर्फ तारीखों की कतार की तरह मत देखिए, उसे एक दौड़ की तरह देखिए। एक आदमी जो जानता है कि उसकी सांसें सीमित हैं और फिर भी वह हर दिन एक ही काम करता है, लोगों को जोड़ना, उन्हें अनुशासन देना और उन्हें यह विश्वास दिला न कि राष्ट्र सिर्फ सरकार से नहीं बनता, राष्ट्र रोज की आदतों से बनता है। और यही वजह है कि 21 जून 1940 को एक जीवन रुका, लेकिन एक लय नहीं रुकी। मैदान में सीटी फिर भी बजती रही, कदम फिर भी चलते रहे, और कहीं न कहीं यही हेडगेवार की सबसे बड़ी और सबसे बेचैन करने वाली जीत थी।